हेलो बच्चों, आपका स्वागत है साइंस जीवी चैनल पे। बच्चों, आपका प्री बोर्ड का एग्ज़ाम जल्दी ही होने वाला है साइंस का। तो इस वीडियो में हम लेके आए हैं जो शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के द्वारा, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो अभ्यास पत्र जो रिलीज़ किया गया है, इस वीडियो में हम उसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो कि आपके आने वाले बोर्ड और प्री बोर्ड एग्ज़ाम दोनों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। इसमें अगर सबसे पहले हम देखें सामान्य निर्देश के लिए, तो जैसा कि इसमें कहा गया है लगभग 33% ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आंतरिक विकल्प दिया जाएगा और योग्यता आधारित प्रश्न जो हैं वो 50% अंक निर्धारित किए गए। इस बार के पेपर में ये खास बात है कि 50% क्वेश्चंस जो हैं वो आपके योग्यता आधारित आएंगे। टोटल 20 क्वेश्चंस होते हैं जिसमें जो 16 है वो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, मतलब MCQ, और 4 जो है अभिकथन और तर्क के प्रकार के प्रश्न होंगे। 6 प्रश्न आपके 2 मार्क के होते हैं लघु उत्तरीय। 7 प्रश्न जो हैं आपके इसमें 3 अंक के होंगे और खंड घ में 3 प्रश्न 5 अंक के, और इसके अलावा डी सेक्शन खंड ड में आपके उसके बाद आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। 3 क्वेश्चंस उसके रहते हैं। तो टोटल आपका पहला सेक्शन हो जाता है 20 नंबर का, उसके बाद दूसरा सेक्शन आपका हो जाता है 12 नंबर का, तीसरा जो सेक्शन है वो आपका हो जाता है 21 नंबर का, चौथा सेक्शन आपका होता है 15 नंबर का, और उसके बाद 12 नंबर का। इस प्रकार से आपके टोटल 80 मार्क्स के पेपर होते हैं, जिसमें इस वीडियो में हम इस पूरे सैम्पल पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपको आइडिया देंगे किस तरह से आंसर्स लिखने हैं, और फिर इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक कर दो। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड क में अगर देखें, पहला क्वेश्चन अगर देखते हैं हम, तो पहला क्वेश्चन है अभिक्रियाशीलता श्रृंखला के अनुसार तांबा, टिन, शीशा और पारा की व्यवस्था क्या है। तो अभिक्रियाशीलता के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, जैसे अगर हम हिंदी या इंग्लिश में ही बात करें तो हिंदी में हमने पढ़ा था के बाद होता है आपका Na, तो काशीनाथ का माली, Mg आलू, Al, ज़रा Zn, फीका Fe, उसके बाद Pb, ज़रा फीका पकाता है। ये हम इस तरह से हमने याद किया था, काशीनाथ का माली आलू ज़रा फीका पकाता है। और हाइड्रोजन के बाद था आपका मरकरी, कॉपर, कॉपर के बाद मरकरी, मरकरी के बाद आपका सिल्वर। तो अच्छा, इसके हिसाब से अगर देखें, हालांकि ये होता है, इसके अलावा अगर टिन जो है, टिन का लेड से ज़्यादा होता है, तो यहाँ आप एक ध्यान रख लेना, ठीक है। तो इसमें अगर देखें, कहा गया है आपको टिन, शीशा, तांबा और पारा। तो सिंबल आपको इसके लिए पता होना चाहिए। टिन के लिए क्या सिंबल होता है? टिन के लिए होता है Sn, तो एक है आपका Sn। शीशा के लिए होता है आपका Pb, लेड। तांबा के लिए होता है आपका Cu, और इसके लिए होता है Hg। तो अगर हम देखें सबसे कम इनमें से किसका होना चाहिए? पारा का। तो पारा इसी में सबसे कम है, और एक्चुअल में भी यही ऑर्डर है आपका। टिन से कम होता है शीशा, शीशा से कम देखो टिन, टिन से कम शीशा, शीशा से कम आपका तांबा, और तांबा से कम पारा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसको आपको ध्यान रखना है। दूसरा क्वेश्चन है Na2CO3.10H2O, Na2CO3.10H2O, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो हमने पढ़ा है इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको धोने वाले सोडे के नाम से जाना जाता है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है आपका NaHCO3, तो Na2CO3.10H2O होता है धोने का सोडा, और NaHCO3 होता है आपका बेकिंग सोडा। और ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2, तो ये आप ध्यान रखना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा में जब हम टारटरिक अम्ल मिला देते हैं तब उसे कहा जाता है बेकिंग पाउडर। अगला अगर देखें, तीसरा है कि निम्न में से कौन सा लैंगिक संरचित रोग नहीं है, कि जो संचरित रोग जो लैंगिक तरीके से संचरित ना हो। तो जिसमें STDs जिसे हम कहते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, या लैंगिक संचरित रोग, STDs हम
शॉर्ट में इसको आप पढ़ते हो। तो इसमें सिफिलिस आपने पढ़ा है, तो ये होता है HIV एड्स और गोनोरिया, ये तीनों आपके एसटीडीज थे। बस इसमें ऑप्शन नंबर हेपेटाइटिस जो है ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका उत्तर नंबर हेपेटाइटिस इसका सही उत्तर हो जाएगा। सही को मैं ब्लू से टिक कर देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। अगला है प्रकाश के परावर्तन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो परावर्तन के संबंध में आपको बताना है कथन सत्य कौन सा है। पहला कथन दिया है आपतन और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। परावर्तित प्रकाश आपतित प्रकाश की तुलना में कम चमकीला होता है। आपतन और परावर्तन का कोण का योग सदैव 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री से अधिक होता है। आपतित प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद असमान कोणों पर विसरित हो जाती है। तो अगर हम देखें तो इसमें एक ही है हमारा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये हमारा बराबर होता है, ये सही है हमारा। इसके अलावा जो परावर्तन के नियम में दूसरा बिंदु क्या था कि आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब और आपतन बिंदु सभी एक ही तल में होते हैं। तो परावर्तन के नियम आपको पता होने चाहिए। अच्छा, फिजिक्स से रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं उसका हमने एक ही वीडियो में डिटेल डिस्कशन कर लिया है, चारों वीडियो का, तो उसको आप देख सकते हो, हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, नहीं तो आप जाके चैनल पे देखोगे तो आपको फिजिक्स कंप्लीट रिवीजन वीडियो में हिंदी मीडियम में आपको सभी चैप्टर्स मिल जाएंगे जिसमें हमने ये डिस्कस किया हुआ है। अगला है 5वां क्वेश्चन, अनुराधा सफ़ेद रंग का बेरियम क्लोराइड बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बेरियम हाइड्रोक्साइड मिलाती है। तो बेरियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाना है बेरियम क्लोराइड। तो अगर आप देखो यहाँ, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है BaOH2 और HCl होता है हाइड्रोक्लोराइड का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और इसका फॉर्मूला BaCl2 और वाटर मतलब HOH। वो ये HOH अगर आप देखें कभी कंफ्यूज मत होना, बहुत बार पानी जैसे H2O होता है इसको बहुत बार HOH भी लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि H और OH दो H+ और OH- आयंस के फॉर्म में रहता है, तो इसीलिए HOH भी पानी को कभी लिख देते हैं। तो सबसे पहले अगर देखें ऐसे क्वेश्चंस में आपको पता है बैलेंस करना है, तो BaOH2 और यहाँ अगर Cl2 है तो यहाँ हम 2 लगा दें, तो ये 2H हो गया, यहाँ 2OH है तो यहाँ 2 लगा दिया हमने, तो ये हमारा बैलेंस होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर B, क्योंकि जो 2 आगे है वो इसमें आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर B सही उत्तर होगा। अगला है, एक व्यक्ति 2 मीटर से अधिक रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। तो अगर 2 मीटर से अधिक दूरी पर नहीं देख पाता है तो सबसे पहले तो आपको यहाँ देखना है कि कौन सा उसको दृष्टि दोष होगा। अगर वो 2 मीटर से अधिक दूरी की वस्तुओं को नहीं देख पाता, तो जब दूर का नहीं देख पाता है तो उसे कौन सा दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष, ये आपको ध्यान रखना है। अगर वो दूर का नहीं देख पाता तो उसको है निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के लिए क्यों होता है निकट दृष्टि दोष, ये हमने पढ़ा था, वो भी हमने इसमें डिस्कस किया था। निकट दृष्टि दोष का जो कारण होता है वो हमने पढ़ा था, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। इस केस में हम जो करेक्टिव लेंस का इस्तेमाल करते हैं, इसमें आपका दूर बिंदु जो है वो अनंत से पहले आ जाता है और जो आपका फोकस लेंस जो कर्वेचर है वो बढ़ जाता है। इसको आपको कम करने के लिए हमने पढ़ा था किस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल करते हैं, अवतल लेंस का। तो जब दूर की वस्तुओं को सही देखना है तो हमेशा हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करेंगे, और अवतल लेंस का पावर होता है नेगेटिव। तो अब पॉजिटिव वाले तो यहाँ से आप काट दो, अब बचे आपके नेगेटिव। तो 1/2, क्योंकि 2 मीटर पे देखना है वस्तुओं को, तो 1/2 जब आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.5, लेकिन माइनस का आएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा -0.5 डायोप्टर। अगला है, क्यों, क्योंकि पावर जो है वो 1/f पे होता है। तो ये आपको वस्तु को देखना है, 2 मीटर करेक्ट देखना है तो फोकस पे उसको बनाना है, तो इसलिए P = 1/f और नेगेटिव आ जाएगा 0.5। अगला है, यदि लार में लार अमाइलेज की कमी है। लार अमाइलेज क्या होता है, एक एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट को
पाचन में सहायता करता है। तो मुख गुहा में निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रभावित होगी? स्टार्च का शर्करा में टूटना, प्रोटीन। तो इसमें सबसे पहले कौन सा घटना मुख गुहा में होती है? तो ये हम पढ़ते हैं, स्टार्च जो है वो शर्करा में टूटती है, यही हमारा मुख गुहा में होता है, तो इसलिए यही घटना प्रभावित होगी। जो लार अमाइलेज है, अगर उसमें अमाइलेज प्रचुर मात्रा में हो तो जो शर्करा है वो टूटने लगती है और कार्बोहाइड्रेट, सरल कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित होने लगती है, खासकर ग्लूकोज में। अगला है, निम्न में से कौन सा उदासीन लवण है? उदासीन लवण कब बनता है? जब या तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षारक के बीच अभिक्रिया हो, या फिर दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक के बीच अभिक्रिया हो। तो यहाँ पर प्रबल अम्ल तो आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन अगर हम देखें तो ये जो है आपका दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारक दोनों के बीच का अभिक्रिया है। ये कब बनता है? CH3CONA, जब आप CH3COOH जो कि है आपका एसिटिक अम्ल और प्लस में NH4OH जो कि आपका है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका दुर्बल अम्ल है और ये दुर्बल क्षार है ये, और ये दुर्बल अम्ल है। इन दोनों को जब अभिक्रिया कराते हैं तो CH3CONH4 और प्लस H2O निकलता है। तो ये आपका एक उदासीन लवण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। हमने पढ़ा था जब भी आपका दुर्बल अम्ल, अगर इसको दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार बनेगा तो उदासीन बनेगा, और अगर आपका दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार बनेगा आपका तो कैसा बनेगा? क्षारीय लवण बनेगा। ये हमने पूरा डिस्कस किया है, 4 जो पॉइंट्स होते हैं ये आपको ध्यान रखना है। और इस वीडियो में हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। उसके लिए हमने केमिस्ट्री की भी वीडियो बना दी है जिसमें सारे चैप्टर्स का डिस्कशन हमने कर लिया, उसमें आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है, धारा प्रवाहित करने वाली एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र। तो एक लंबी सीधी परिनालिका के अंदर, परिनालिका इस प्रकार से होती है जो कॉइल्ड तार, और इसको जब हम इससे करंट पास करते हैं तब ये बिहेव करने लगती है किस तरीके से? एक चुंबक की तरह से। तो इसी के बारे में, इसी को हम परिनालिका कहते हैं। तो इसके अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो शून्य होता है, जैसे जैसे हम इसके अंत की ओर बढ़ते हैं घटता है, जैसे जैसे हम इसके अंत की ओर बढ़ते हैं बढ़ता है, सभी बिंदुओं पर समान रहता है। तो इसमें अंदर अगर हम बात करें तो अंदर सभी बिंदुओं पर समान होता है, क्योंकि रेखाएं जो है वो सारी रेखाएं समानांतर रहती हैं, तो इसमें सभी बिंदुओं पर समान होता है। बाहर की ओर जो है वो उसमें परिवर्तन होता है। जब हम बाहर की बात करेंगे, जब बाहर चुंबकीय क्षेत्र तो ध्रुव की ओर अधिक होता है और ध्रुव से दूर जाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव कम होता है, परंतु इसके अंदर जो है वो हमेशा समान रहता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होता है। अगला है, C3H8 एक समजातीय श्रेणी से संबंधित है, वह है। तो C3H8 अगर आप देखो, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो, तो C3C हो गए आपके, और H8 अगर आप देखो, H अगर 8 देखते हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां यहाँ। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो ये सभी एकल आबंध में है, और ये क्या है? एक एल्केन का स्ट्रक्चर बनेगा। हालांकि आप यहाँ फॉर्मूले से भी देख सकते हो, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2, तो इस फॉर्मूले में भी फिट हो रहा है, तो यहाँ से भी हम एल्केन का कह सकते हैं। एल्कीन का अगर देखें तो वो होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2। तो इससे भी हम देख सकते थे, पर अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बना के भी कर सकते हो। तो इसका हो जाएगा आपका एल्केन। तो ये किसका समजातीय श्रेणी है? एल्केन का। अगला है, अच्छा एक और चीज़ यहाँ ध्यान रखना, एल्कीन और साइक्लोएल्केन दोनों का फॉर्मूला एक जैसा भी होता है। साइक्लोएल्केन का भी CnH2n ही होता है, तो आपको ध्यान रखना है। कभी अगर ऐसा फॉर्मूला दे दिया जाए तब आपको वहाँ पर और भी चीज़ें देखनी होंगी, तभी आप सही से बता पाओगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन वोल्टेज का प्रतिनिधित्व करता है? वोल्टेज, या जिसे हम V कहते हैं, वो क्या होता है कि किसी आवेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किया गया कार्य, तो वो होता है आपका कार्य बटा आवेश। तो W/Q
क्यू, यानी जूल पर कूलम जिसे हम कहते हैं। तो अगर हम W/Q या कार्य बटे आवेश, तो किया गया कार्य डिवाइडेड बाय आवेश। अब अगर देखो आपको फॉर्मूले में ऐसा नहीं मिल रहा होगा तो किया गया कार्य तो चलो W है, बहुत बार Q जो है वो आपका, अगर हम देखें जो विद्युत धारा वो किसके बराबर हो जाता है, Q = I और T के बराबर हो जाता है। तो इसको अगर हम देखें तो विद्युत धारा इंटू आवेश भी आप कह सकते हो। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्योंकि जो आपका आवेश है वो विद्युत धारा गुना समय के बराबर होता है, और जो वोल्टेज है वो होता है आपका किया गया कार्य बटे आवेश। तो आवेश की जगह पर आप I × T लिख सकते हो, तो WI × T, तो ये आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ब्यूटेनोइक अम्ल। अब आपको पता है ब्यूटेनोइक अम्ल का मतलब है कि ब्यूट का मतलब है 4 कार्बन और ओइक का मतलब है कि COH अंत में हो। तो देख लो 4 कार्बन और COH हो अंत में, तो ये यहाँ पे अगर सबसे पहले डी ऑप्शन देखो लास्ट में, तो 1 2 3 4 कार्बन है और अंत में COH है, तो इसका उत्तर यही हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। उसके बाद 13वां क्वेश्चन है विद्युत शक्ति की इकाई को किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। विद्युत शक्ति जिसे हम कहते हैं पावर होता है आपका वोल्टेज इंटू आई, तो VI के बराबर होता है, और इसे आप किस रूप में व्यक्त कर सकते हो, वोल्ट एम्पियर, तो बिल्कुल ये वोल्ट और एम्पियर में आप इसे दर्शा सकते हो। किलोवाट घंटे में हम विद्युत शक्ति, तो किलोवाट आवर आपका यूनिट होता है जो ऊर्जा की इकाई, शक्ति की नहीं होती, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा वोल्ट एम्पियर, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला है खाद्य जाल का गठन किसके द्वारा किया जाता है। जीव और पर्यावरण के बीच संबंध, पौधों और जानवरों के बीच, एक पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं, और जानवरों और पर्यावरण के बीच, तो पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न परस्पर जुड़ी खाद्य श्रृंखलाएं जो है खाद्य जाल का निर्माण करती है। 15वां क्वेश्चन है एक महिला अनियमित मासिक धर्म चक्र से पीड़ित है, डॉक्टर ने उसे कुछ हार्मोनल गोलियां दी, तो कौन सा विकल्प दर्शाता है कि उसके शरीर में जिस हार्मोन की कमी है वह अंतःस्रावी ग्रंथि से है। तो आपको बताना है कौन सा हार्मोन लिया जाएगा, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनलिन या थायरोक्सिन। तो अगर हम देखें मासिक धर्म चक्र से अगर पीड़ित है तो उस केस में जो एक लिंग हार्मोन वही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, और लिंग हार्मोन इनमें से कौन सा है, एस्ट्रोजन, जो कि महिलाओं में स्रावित होता है। टेस्टोस्टेरोन ये पुरुषों में स्रावित होने वाला लिंग हार्मोन है, और एड्रेनलिन और थायराइड तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से पुरुषों और महिलाओं दोनों में होता है। जो सिर्फ महिला और पुरुष के लिंग पे निर्भर करता है जो हार्मोन का स्रावन, ऐसे हार्मोन को हम कहते हैं लिंग हार्मोन। और महिलाओं में जो लैंगिक परिवर्तन है उसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है वो होता है एस्ट्रोजन, और पुरुषों में मुख्यतः ये टेस्टोस्टेरोन होता है हार्मोन। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा आपका एस्ट्रोजन हार्मोन। अगला है निम्नलिखित में से किसमें संकलन अभिक्रिया होगी। संकलन अभिक्रिया क्या होती है कि जब हाइड्रोजन जुड़ता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इनमें तो सबसे पहले आपको ढूंढना होगा इनमें से कौन असंतृप्त है। CH4 असंतृप्त है, नहीं, ये मीथेन नहीं है। C3H8 ये भी नहीं है। C2H6 ये भी नहीं है। तो यही ऑप्शन बचता है C2H4 हमारा CnH2n, ये हमारा एल्कीन का फॉर्मूला है और एल्कीन के फॉर्मूले में आता है, ये बिल्कुल सही उत्तर है। अगला है 17 से 20 तक आपके कथन दिए हुए हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है अगर दोनों सत्य हैं और व्याख्या सही होता है तो ऑप्शन ए, दोनों सत्य हैं व्याख्या गलत है तो ऑप्शन बी, अगर ए सत्य है आर असत्य है तो सी, डी ऑप्शन तब होता है जब पहला सत्य हो और रीजनिंग गलत हो। तो अगर हम देखें पहला अभिकथन, तो मनुष्य में बच्चे का लिंग उसके पिता से प्राप्त गुणसूत्र के प्रकार से निर्धारित होगा, तो ये बिल्कुल सही है। अगला है जो बच्चा अपने पिता से X गुणसूत्र प्राप्त करता है वह एक लड़की होगी, ये भी सही है। और जब बच्चा अपने पिता से Y गुणसूत्र प्राप्त करता है तो लड़का होगा, तो ये भी बिल्कुल सही है। और इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला है अधिकांश कार्बन यौगिक विद्युत के सुचालक होते हैं, तो ये हमारा गलत है। सिर्फ एक कार्बन यौगिक जिसे हम कहते हैं ग्रेफाइट वो सुचालक होते हैं। अगला है
ये वियोजित होकर आयन नहीं बनाते और अणु के रूप में बनते हैं। तो पहला गलत है, दूसरा सही है। तो इसलिए अगर हम देखें तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है, विद्युन्मय तार की अपेक्षा मेन सप्लाई के उदासीन तार को छूना खतरनाक होता है। विद्युन्मय तार को छूने से हमें बिजली का झटका लग सकता है, लेकिन उदासीन तार के साथ ऐसा नहीं होता। तो इसमें भी आपका जो विद्युन्मय तार है, लाइव वायर जिसमें से करंट आ रहा है, उसको छूना अधिक हानिकारक हो सकता है। तो ये हमारा गलत है और ये सही थे। इसका भी उत्तर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी। 20वां दिया हुआ है, प्रत्येक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक सदैव प्रथम पोषी स्तर पर रहते हैं। ये बिल्कुल सही है। उत्पादक सदैव पहले ट्रॉफिक लेवल या प्रथम पोषी स्तर पर रहते हैं। और उत्पादक जो हैं वो हरे पौधे होते हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी गैर उत्पादकों या उपभोक्ताओं के लिए भोजन के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है, एक्सप्लेनेशन भी बिल्कुल सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। तो इस तरह से जितने भी MCQs हैं ये हमने कर लिए। अब हम देखते हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, जिसमें 21वां क्वेश्चन कहा गया है, एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर रखा गया है। तो दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की 4 विशेषताएं बताइए। अब 4 विशेषताएं आपको बतानी हैं। तो यहाँ आप देखो, डायरेक्ट कैलकुलेशन करने, ऐसे क्वेश्चंस में पहले क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़ो और डायरेक्ट कैलकुलेशन करने मत जाओ। पहले आप देख लो क्या कहा गया है क्वेश्चन में। तो आपको कहा गया है फोकस दूरी कितनी है, 15। ठीक है, कैसा दर्पण है, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में आपको पता है प्रतिबिंब की जो खूबियां हैं वो एक ही जैसी होती हैं, तो हमेशा एक ही जैसी खूबी बनाएगा। अब देखें तो सबसे पहले जो खूबी उत्तल दर्पण में होती है वो आप पहले बता दो। पहला कि ये आभासी बनाएगा, ठीक है। दूसरा, ये सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तीसरा, ये छोटा प्रतिबिंब बनाएगा। ये 3 तो हमेशा होता ही है उत्तल दर्पण के केस में। अब बस एक आप कैलकुलेशन अगर करना चाहो तो कहाँ पर बनाएगा, दर्पण से इतनी दूरी पर बनाएगा, वो कैलकुलेशन करके आप निकाल सकते हो इजीली। फॉर्मूला आपको पता है दर्पण सूत्र का, वो होता है 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ पे आपको u और f दिया हुआ है तो 1/v निकालना है, तो 1/v हो जाएगा। 1/f को हम 1/+15 लिख लेते हैं, क्योंकि फोकस जो है उत्तल दर्पण का 15 होता है, और माइनस ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, और 1/u जो है 1/-30। तो जब आप इसको रखोगे तो इसका उत्तर अगर आप सॉल्व करते हो तो इसका हो जाएगा आपका, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये देखो, तो ये हो जाएगा 15 30, ये प्लस का हो जाएगा तो 30 LCM आ जाएगा, और 15 ये दूना, यहाँ 2 आ जाएगा, और यहाँ आपका 1 है, तो 3/30, तो 1/10 हो जाएगा। इसका मतलब, और ये प्लस का है तो दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की वस्तु पर 10 सेंटीमीटर की जगह पर बनाएगा, तो वस्तु से 10 सेंटीमीटर जो आपका दर्पण है उससे 10 सेंटीमीटर पीछे बनाएगा, ये आप बता सकते हो। तो ये 4 विशेषताएं बता सकते हो। और कितना छोटा बनाएगा तो -v/u, इससे आप बता सकते हो जो वैल्यू है, v की वैल्यू है आपकी 10, u की वैल्यू है यहाँ माइनस, u की वैल्यू है -30, तो 1/3, तो 1/3 आकार का होगा बस। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐसा है जो मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग। तो मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है, तो ये आपको पता है अग्र मस्तिष्क, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अग्र मस्तिष्क। और शरीर की मुद्रा और संतुलन को बनाए रखने के लिए तो ये होता है आपका सेरिबेलम, तो सेरिबेलम इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है। पहले का अग्र मस्तिष्क, या जिसे हम फोर ब्रेन या सेरिब्रम जो मेन इसका मुख्य भाग होता है, दूसरे का हो जाएगा आपका सेरिबेलम। नेक्स्ट है 23वां क्वेश्चन, आपको बताना है, इनकी भूमिका बतानी है पाचन में। तो पाचन में भूमिका बतानी है आपको इन एंजाइम की। तो एंजाइम ट्रिप्सिन और एंजाइम लाइपेज। तो ट्रिप्सिन और लाइपेज का क्या क्या कार्य होता है ये आपको बताना है। तो ट्रिप्सिन और लाइपेज, ये अगर क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है ये कहाँ से निकलता है, तो ये आपको पता होना चाहिए, हमारे
जो पैंक्रियाज है जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं, तो अग्न्याशय से निकलता है ये अग्न्याशयिक रस, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक ट्रिप्सिन एंजाइम, एक आपके लाइपेज एंजाइम और एक अमाइलेज एंजाइम। तो ये तीनों का काम अलग अलग होता है। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लाइपेज जो है वो वसा के पाचन में, और प्रोटीन को पाचन करके अमीनो अम्ल में परिवर्तित करती है, और वसा का पाचन करके वसा अम्ल में और ग्लिसरॉल में परिवर्तित किया जाता है। और आपका जो एक और एंजाइम जो अग्न्याशयिक रस में होता है वो होता है अमाइलेज, जो कि कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में परिवर्तित करता है। तो ये इसकी भूमिका हो गई। अगला है, किसी प्रजाति में सभी विविधता के जीवित रहने की समान संभावना नहीं होती है। ऐसा क्यों होता है? किसी भी प्रजाति में सभी विविधताओं के जीवित रहने की संभावना क्यों नहीं होती? ये जो आपका डार्विन का थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ये जिसे हमने कहा कि जिसमें विविधता आ पाती है, जो अपने आप को इवॉल्व कर पाता है, वही जीवित रह पाता है। सभी में समान संभावना नहीं रह पाती है। तो अलग अलग संख्याओं के कारण, अलग अलग परिस्थितियों के कारण जो प्रकृति है वो अपने आप एक प्रजाति में जो विविधता के साथ अपने आप को एडजस्ट कर पाता है उसी को जीवित रहने देता है, और जो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता, जो अपने आप को उसके हिसाब से, जो अपने आसपास परिवर्तन हो रहे हैं उसके हिसाब से नहीं ढाल पाता, वो प्रजाति जो है वो नहीं जीवित रह पाती। अगला है, मेंडेलियन प्रयोग में बैंगनी फूल वाले मटर के पौधों को सफ़ेद फूल वाले मटर के पौधों के साथ प्रजनन करना सम्मिलित था। F1 संतति में क्या होगा? तो ये आपको पता होना चाहिए, बैंगनी फूल और सफ़ेद फूल में प्रभावी लक्षण कौन से हैं। तो अगर आपने देखा हो 7 या 8 तरह के लक्षण लिए गए थे, उसमें से फूल के रंग में आपको पता होना चाहिए। तो जो बैंगनी फूल है वो प्रभावी लक्षण दिखाता है, सफ़ेद फूल अप्रभावी। तो इनके संतति का F1 संतति का परिणाम 3:1 होगा, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये एक बार आप ज़रूर देख लेना, अलग अलग जो मेंडल ने लक्षण लिए थे। तो बीज के आकार में प्रभावी जो लक्षण था वो था गोल और झुर्रीदार अप्रभावी। तो कभी आपको प्रभावी और अप्रभावी का F1 जनरेशन का रेशियो होता है 3:1, क्या पता होना चाहिए। बीज का रंग पीला और हरा, तो पीला प्रभावी है, हरा अप्रभावी है। फूल के रंग में बैंगनी प्रभावी है, सफ़ेद अप्रभावी है। फली के आकार में फूली हुई जो है वो प्रभावी है और सिकड़ी हुई अप्रभावी है। फली के रंग में हरा प्रभावी है, पीला अप्रभावी है। पुष्प की स्थिति, ये बहुत आता है आपका, अक्षीय या अंत्य। तो अक्षीय जो है प्रभावी लक्षण है, अंत्य जो है वो अप्रभावी लक्षण है। और तने की ऊंचाई, लंबा और बौना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोराइड के विलयन को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन के साथ मिलाने पर एक अघुलनशील सफ़ेद पदार्थ प्राप्त होता है। तो इसमें शामिल रासायनिक अभिक्रिया लिखे और किस प्रकार है वो भी आप लिखे। तो अगर हम देखें पोटेशियम क्लोराइड, तो पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, KCl। जब इसको हम रिएक्ट करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो सिल्वर नाइट्रेट होता है आपका AgNO3। और जब इसको हम अभिक्रिया कराएंगे तो ये हो जाएगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट। तो पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा आपका KNO3 और प्लस Ag, पोटेशियम नाइट्रेट प्लस सिल्वर क्लोराइड AgCl। और इसमें जो आपका सिल्वर क्लोराइड बनता है ये सफ़ेद कलर का अवशेप बनता है। तो अगर हम देखें तो ये किस प्रकार का रिएक्शन है, तो ये जो अभिक्रिया है एक द्विविस्थापन अभिक्रिया और साथ के साथ अवक्षेपण अभिक्रिया, ये दोनों है। तो ये आपको पता होना चाहिए, इस तरह से आपको इसका आंसर लिखना है। अगला है, विकल्प A या B में से किसी एक का उत्तर देना है। एक विद्युत सुचालक के लिए VI ग्राफ दर्शाया गया है। इस तरह का ग्राफ दिया हुआ है, ये है V का ग्राफ और ये है I, ये I और V का ग्राफ है। ओके, अब इसमें बताना है आप इस ग्राफ से क्या निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये ग्राफ जो है इसका मतलब होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब कि किसी भी
चालक में विभवांतर जो है वो धारा में प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होता है। उसके बाद इस नियम को बताना है, तो यह नियम कौन सा होता है, तो इसे कहते हैं ओम का नियम। ठीक है, तो ये ओम का नियम है, तो ये आपको बताना है, ओम के नियम को बता देना है। ठीक है, और उस उपकरण का नाम बताना है जिसका उपयोग आप सुचालक के सिरों के बीच विभवांतर बनाए रखने के लिए कर सकते हो, और उस प्रक्रिया की व्याख्या करना है जिसके द्वारा यह उपकरण ऐसा करता है। तो विभवांतर बनाए रखने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आपने पढ़ा था, तो हम उपयोग करते हैं सेल, या जिसे हम कहते हैं सेल का या बैटरी, इनमें से किसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और किस प्रक्रिया द्वारा करता है, तो ये रासायनिक अभिक्रिया द्वारा। जब पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल, दो टर्मिनल्स के बीच इलेक्ट्रॉन के फ्लो के द्वारा ये विभवांतर को बनाए रखता है। अगला है, उस घटना के अनुक्रमों की सूची बनानी है जो जब घटित होती है जब एक पौधा एक दिशात्मक प्रकाश के संपर्क में आता है और उससे बढ़ता हुआ अंकुर झुक जाता है। संश्लेषित हार्मोन और होने वाली गतिविधि के प्रकार का नाम भी बताना है। तो बहुत बार क्वेश्चन अगर आप देखो, पढ़ने में आपको लगेगा बहुत मुश्किल है, परंतु उसका आंसर बहुत आसान होता है। वो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस जब भी आए, एक बार आप ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को। क्वेश्चन में देखो बहुत आसान कहा गया, बट उसका लैंग्वेज थोड़ा सा मुश्किल है। सिंपल भाषा में ये कहा गया है कि जब एक पौधा बढ़ रहा हो और लाइट के संपर्क, मतलब सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आए, तो वो उसकी ओर मुड़ जाता है। तो हमने पढ़ा है ये किस प्रकार की गतिविधि है, तो इसको हम कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। और प्रकाश अनुवर्तन के लिए ये हो गया आपका प्रकाशानुवर्तन। और उसमें जो आपका हार्मोन है वो कौन सा हार्मोन इसके लिए उत्तरदायी है, तो ये भी हमने पढ़ा है एक्सॉन। तो बस यही आपको बताना था। तो इसमें आपको थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देना है और ये दो हार्मोन्स का नाम लिख देना है। तो हार्मोन और उस प्रक्रिया का नाम लिख देना है, जिसे हम कहते हैं प्रकाश अनुवर्तन। देखने में क्वेश्चन मुश्किल लग रहा होगा, बट बहुत आसान है। इसको थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अगला है, विकल्प ए या बी में से किसी एक का उत्तर देना है। गोलाकार दर्पण द्वारा उत्पन्न रैखिक आवर्धन +3 है, इस मान का विश्लेषण करना है। अब सबसे पहले अगर आवर्धन +3 है और दर्पण है, इसका मतलब क्या है। अब +3 का मतलब होता है कि 3 गुना बनाया है, ये तो प्लस से बताता है, लेकिन ये तो आपको 3 से पता चला है। प्लस का मतलब है कि वस्तु जो है उसका प्रतिबिंब सीधा बना है, और सीधा हमेशा कैसा होता है, आभासी होता है। और आभासी, बड़ा और सीधा, ये सिर्फ एक ही दर्पण द्वारा संभव होता है, वो होता है अवतल दर्पण के द्वारा। तो इस अवतल दर्पण, इसका मतलब है कि जो अवतल दर्पण है, दर्पण का प्रकार कौन सा है, अवतल। उसके बाद दर्पण के ध्रुव के सापेक्ष वस्तु की स्थिति। अब आपको वस्तु की स्थिति बताना है, तो ये आपको पता है अवतल दर्पण कब बड़ा, आवर्धित और सीधा बनाता है, जब ध्रुव और फोकस के बीच वस्तु रखा जाए। तो वस्तु जो है वो P और F के बीच रखा जाएगा, ये हमको पता है। उसके बाद इसका प्रतिबिंब बनाना है, तो ये बहुत बार आपको बताया गया है कि P और F के बीच जब प्रतिबिंब बनाना होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण में, तो ये बहुत इजीली हमने इसको भी एक्सप्लेन किया है। जो आपके फिजिक्स का कंप्लीट रिवीजन वाली वीडियो है, वो अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप कर पाओगे। अगला है, या तो आप ऊपर वाला करो या नीचे वाला। कहा गया है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को दर्पण से कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। निर्मित प्रतिबिंब के आकार की गणना भी करनी है। तो आपको फोकस दूरी दी गई है, और इसमें आपको बताया गया है दर्पण जो वस्तु है उसकी हाइट दे दी गई है, और आपको वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बता दी गई है। बस आपको वस्तु की दूरी बतानी है। तो जो आपका फॉर्मूला है वो हमको यहाँ अप्लाई करना है। फॉर्मूला आपका क्या होता है, 1/v + 1/v u = 1/f। क्योंकि दर्पण है तो इसमें जब आप सारी वैल्यू रखोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, जहाँ पर f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20। u की वैल्यू आपको निकालना है, v की वैल्यू है
अब ये आपको ध्यान रखना है कि प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके सामने बन रही है। इसका मतलब कि दर्पण जो v की वैल्यू है वो -30 है। अब जब इन दोनों की वैल्यू रखोगे तो u की वैल्यू आ जाएगी, और देखो निकालना हो तो हम इस तरीके से उसका निकाल सकते हैं। आपका 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v। 1/f है 1/-20 और माइनस 1/-30। जब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 30 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 60। तो ये हो गया -3, और ये माइनस माइनस प्लस था तो +2, तो ये हो जाएगा आपका -1/60, यानी u की वैल्यू हो गई -60। इसका अर्थात इसको कहाँ रखा गया है? -60, मतलब दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर। और अगर हम देखें फोकस 20 है, तो अगर फोकस 20 है तो जो R होगा वो आपका 40 होगा। तो इसका मतलब ये C से परे रखा गया है, C से परे रखा गया है, और इसीलिए F और C के बीच में इसका प्रतिबिंब बना है। तो ये आप इसका दर्पण प्रतिबिंब बना सकते हो। आकार की गणना करनी है तो हमने पढ़ा है m = होता है दर्पण में यहाँ पॉजिटिव है तो इस फॉर्मूले में होगा यहाँ नेगेटिव -v/u, और v की वैल्यू है -30 और u की वैल्यू है -60। तो माइनस से माइनस कैंसिल, और ये 1/2, मतलब जो दर्पण का आकार है, अच्छा -1/2, मतलब माइनस का मतलब है जो प्रतिबिंब है वो उल्टी बनेगी और वास्तविक बनेगी, और उसका आकार वस्तु के आकार का आधा होगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगला है 29वां क्वेश्चन, बैक्टीरिया और कवक को अपघटक क्यों कहा जाता है? तो ये अपघटक क्या होते हैं? जो सरल पदार्थों में, जो जीवों को विघटित करके सरल पदार्थों में तोड़ दें, तो इसीलिए इन्हें अपघटक कहा जाता है। दूसरा है, ये दोनों मृत जीवी होते हैं ना, मृत जीवी को अपघटित कर देते हैं, उनको सरल पदार्थों में विभक्त कर देते हैं। अगला है, 2 कारण सूचीबद्ध करना है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में अपघटक का अस्तित्व क्यों आवश्यक है। एक तो हमारे आसपास के वातावरण को साफ रखने के लिए, अगर अपघटक नहीं होंगे तो हमारे आसपास के वातावरण जो है वो साफ नहीं हो पाएगा, और जो अलग अलग न्यूट्रिशन है, अलग अलग जो तत्व हैं उसके साइकिल को बनाए रखने के लिए, चाहे नाइट्रोजन के साइकिल को, चाहे कार्बन के साइकिल को, इन सब के साइकिल को, खासकर नाइट्रोजन, अपघटक जो है वो नाइट्रोजन चक्र को बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो इसमें आप ऐसे लिख सकते हो। अगला है 30वां क्वेश्चन है, पौधे पर लटके हुए अंगूर किण्वित नहीं होते बल्कि पौधे से तोड़ने के बाद किण्वित हो सकते हैं। यह अंगूर किन परिस्थितियों में किण्वित होता है? तो ये तो 8th क्लास में भी आपने पढ़ा है, बस थोड़ा सा अच्छे से लिख देना है कि किण्वन हमेशा कब होता है? तो अवायवीय श्वसन में होता है। तो अवायवीय श्वसन मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब किण्वन होता है, किण्वन होने के बाद एल्कोहल का निर्माण होता है, और यह प्रक्रिया रासायनिक प्रक्रिया है। इसकी खोज की थी लुई पास्चर ने, आपको पता होना चाहिए। 31वां क्वेश्चन है, एक विद्युत चालक से 2 मिनट तक 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। ये आपको पता है, 2 मिनट तक 10 एम्पीयर, 2 मिनट का मतलब हो गया आपका 60 × 120 सेकेंड, ठीक है। 120 सेकेंड तक 10 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। और चालक के किसी अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से होकर गुजरने वाले आवेश की मात्रा, तो आपको पता है आवेश Q = होता है I × T। I दिया है आपको 10 और T दिया हुआ है 120 सेकेंड, तो इसका हो जाएगा 1200 कूलम। ये हो गया पहले का। दूसरा है आपका, यदि किसी इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना है तो प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, तो बस इसमें आप निकाल लेना। 1 कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इतने कूलम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 1 कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या और 1200 कूलम में। हालांकि ये हमने निकाला हुआ है कि 1 कूलम में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 10 × 10⁻18, ये 1 कूलम में होता है। यहाँ आपका 1200 कूलम है तो इसको 1200 से गुना कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 12 × 6 = 7200 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन,
अगर आप इसको देखोगे तो ये 72 गुना 10 की घात 20 या 7.2 गुना 10 की घात 21 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट है, दी गई रासायनिक अभिक्रिया में तीरों पर लिखे हुए धातु या अभिकर्मों की क्या भूमिका है। इस तरह का रासायनिक अभिक्रिया है, इस पे जो तीर पर जो अभिकर्मक दिए हैं इनकी क्या भूमिका है। तो जो निकेल है ये इस अभिक्रिया में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है, और ये उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के कारण हाइड्रोजन को हाइड्रोजनीकरण में सहायता करता है। दूसरा इसमें दिया कंसंट्रेटेड H2SO4, तो ये एक निर्जली कारक के रूप में कार्य करता है और इसमें से पानी बाहर निकालने में सहायता करता है। और ये अगर देखें ये ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है जो कि इसको ऑक्सीकृत कर देता है और C+OH अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक अम्ल बना देता है। अगला है प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण के बीच दो अंतरों को सारणीबद्ध रूप से सूचीबद्ध करें। तो दो अंतर आपको लिखना है, तो प्रभावी जो अपने आप को प्रदर्शित कर पाए, अप्रभावी जो अपने आप को प्रदर्शित ना कर पाए। F1 संतति में सभी लक्षण प्रभावी दर्शाते हैं, अप्रभावी लक्षण F1 संतति में मौन रहता है। F1 संतति में जो अप्रभावी लक्षण है वो दर्शाया नहीं जाता, F2 संतति में ये दर्शाते हैं और इनका जो अनुपात होता है वो 3:1 होता है F2 संतति में। अब इसमें अगर आप देखो दूसरे क्वेश्चन में कहा गया इसके साथ कि गोल और झुर्रीदार मतलब राउंड और रिंकल्ड झुर्रीदार मटर के पौधों के बीच मेंडल के संकरण में F2 पीढ़ी में कितना प्रतिशत अनुपात गोल था। देखो हमने जो आपका पढ़ा था ये क्या था आपका 9:3:3:1 ये अनुपात आया था आपका। अब इसमें पूछा गया है गोल और झुर्रीदार मटर के पौधों के बीच मेंडल के संकरण में F2 पीढ़ी संतति में पौधों का कितना प्रतिशत या अनुपात गोल था। आपको ये गोल पूछा है, तो ये नहीं पूछा है कि कौन सा है। अच्छा ये तो एकल संकरण है, द्विसंकरण नहीं है। एकल संकरण में अनुपात F2 में कितना होता है 3:1 का, तो यही पूछा है, ठीक है। 3 जो है वो गोल है, 1 आपका झुर्रीदार होगा। अच्छा एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड अभी और भी आया था जो हमने पहले किया था, उसको देखते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन आया था कि बैंगनी फूल वाले और सफ़ेद फूल वाले मटर के पौधों के साथ प्रजनन करना F1 संतति में क्या होगा। तो यहाँ थोड़ा सा गलत हो गया था। F1 संतति में क्या होगा, सभी जो है वो बैंगनी होंगे, सभी प्रभावी ही दर्शाते हैं ना, तो F1 में सभी बैंगनी होंगे। F2 में जो है वो 3:1 होगा, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। ये थोड़ी सी वहाँ पे करेक्शन कर लेना। अगला है खंड घ, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 5 अंक के हैं। पहला है कि आपका गर्भ अवस्था को रोकने के लिए 3 तकनीक, तो गर्भ अवस्था को रोकने के लिए 4 तकनीक हमने पढ़ा है, उसमें से 3 तकनीक आपको बताना है। इनमें से कौन सी तकनीक पुरुषों के लिए नहीं है ये आपको बताने। इन तकनीकों के उपयोग का परिवार और के स्वास्थ्य और समृद्धि पर सीधा प्रभाव कैसे पड़ता है, तो इनके बारे में आपको डिटेल में समझाया गया है, वो आप बता सकते हो। या लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन, पहले अगर हम पहला देखें गर्भावस्था को रोकने के लिए जो 3 तकनीकें विकसित की गई हैं, तो ये मुख्य 4 तरीके हैं जिसमें गर्भारोधन के जो प्रकार थे आपके यांत्रिक अवरोध या रासायनिक, IUCD और शल्यक्रिया। इसमें से जो IUCD है ये और रासायनिक तरीकों के द्वारा जो दवाइयों के द्वारा, और ये दोनों जो है ये सिर्फ पुरुषों में ना हो के सिर्फ महिलाओं में होते हैं, बाकी शल्य क्रिया पुरुषों महिलाओं दोनों में होता है। यांत्रिक अवरोध भी जो कॉन्डोम का इस्तेमाल वो पुरुष और महिला दोनों के लिए होता है। सर्वाइकल कप सिर्फ महिलाएं इस्तेमाल कर सकती है। तो ये सारी जो है ये गर्भरोधन या जो क्वेश्चन में है आपका गर्भ से रोकने के जो प्रकार है उसमें ये आप चारों बता सकते हो। इसमें कौन सा है जो सिर्फ महिलाओं द्वारा इस्तेमाल होता है, तो IUCD, और जो IPIL की जो दवाइयाँ हैं वो भी महिलाओं के द्वारा ही होता है। फिर भी जो बिल्कुल IUCD है इस पे तो नाम ही है इंट्रा यूट्रिन कॉन्ट्रासेप्टिव
डिवाइसेस, तो ये सिर्फ महिलाओं के द्वारा होता है, पुरुषों के द्वारा नहीं होता। और क्या समृद्धि स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आप बता सकते हो। अगला क्वेश्चन है अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन विधि के बीच मुख्य अंतर। तो एक सबसे मुख्य अंतर होता है अलैंगिक में एकल जीव होता है, लैंगिक में 2 विभिन्न लिंग के जीव प्रजनन प्रक्रिया में भाग लेते हैं और जीवित रहने के लिए तुलनात्मक रूप से बेहतर संभावना है जो अलैंगिक रूप से प्रजनन करे या जो लैंगिक रूप से प्रजनन करे। तो लैंगिक रूप से प्रजनन करने वालों में जीवित रहने की संभावना अधिक है। क्यों? क्योंकि उसमें वेरिएशन या विविधता आएगी और विविधता आने से जीवित रहने की संभावनाएं बढ़ जाती है। अगला है पुष्प के उन भागों का नाम लिखना है जो निम्नलिखित के समान कार्य करता है। तो पुष्प के वैसे भाग, सबसे पहला है वृषण। वृषण क्या करता है मनुष्यों में या पुरुषों में? ये शुक्राणु का निर्माण करता है। तो शुक्राणु का निर्माण किस में होता है? अगर हम देखें तो शुक्राणुओं का निर्माण, अगर ये पुरुष का भाग है, पुरुष का भाग आपका अगर हम फूलों में देखें तो वो होता है आपका, जिसे हम कहते हैं तो परागकोश जो है वो कार्य करता है, जिसमें परागकण बनते हैं। तो वो वृषण जो है वो परागकोश वृषण की तरह से कार्य करता है। अगला है शुक्राणु। तो शुक्राणु जो कि पुरुषों का जो है आपका युग्मक होता है, उसी प्रकार से पौधों में जो युग्मक है वो होता है आपका परागकण। अंडाशय, तो उसमें भी आपका जो अंडाशय तो उसमें पौधों में भी होता है, और अंडाणु की जगह बीजाणु। अगला है ए या बी में से किसी एक का उत्तर देना है। कांच के स्लैब और कांच के प्रिज्म के बीच अंतर बताना है। तो स्लैब जो है वो आपका एक आयताकार या घनाभकार होता है, और प्रिज्म जो है उसमें एक आयताकार सतह होती है और 3 त्रिभुजाकार सतह होती है। उसके बाद अगर हम देखें एक वर्णी प्रकाश क्या होता है, जब क्या होगा जब एक वर्णी प्रकाश की एक संकीर्ण किरण, श्वेत प्रकाश की एक संकीर्ण किरण और कांच के स्लैब और कांच, अच्छा अगर एक वर्णी प्रकाश की संकीर्ण किरण कांच के स्लैब से गुजरेगी तो क्या होगा? अपवर्तन होगा। श्वेत प्रकाश भी गुजरेगी तो भी अपवर्तन होगा कांच के स्लैब में। लेकिन प्रिज्म से अगर देखें तो एक वर्णी में अपवर्तन होगा, प्रकाश झुक जाएगी, लेकिन श्वेत प्रकाश में 7 अलग अलग रंगों में विभाजित हो जाएगी। तो इसको आप इस तरह से लिख सकते हो। फिर है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक छात्र 5 मीटर से अधिक दूरी पर वस्तु को स्पष्ट देखने में संभव नहीं है। 2 संभावित कारण बताने हैं जो यह दृष्टि दोष उत्पन्न करता है। ये हमने अपने जो वीडियो उसमें बहुत अच्छे से कवर किया, इसको आप देख लेना और आसानी से आप बता सकते हो क्यों ऐसा होता है। और देखने में अस्पष्ट असमर्थ है तो किस प्रकार का सुधारात्मक लेंस, तो जब भी आपको दूर देखने में दिक्कत हो वो होता है निकट दृष्टि दोष, और उसके लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। और किस प्रकार ठीक किया जा सकता है, इस क्वेश्चन को आप अपने आप भी कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल में हम करेंगे तो कोई ऐसा कोई मतलब नहीं बनता है। अब बस क्वेश्चन देख लो, अपने हिसाब से करो। कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। 36 क्वेश्चन, 3 रासायनिक गुणों की सारणीबद्ध सूची बनाना जिनके आधार पर धातु और अधातु, तो ये बहुत सारे आप कर सकते हो। अधिकांश धातुएं विद्युत के चालक होती हैं, बिल्कुल। और गर्म एल्युमिनियम के साथ आयरन 3 ऑक्साइड की अभिक्रिया मशीन के भागों को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत अधिक ऊष्मा उत्सर्जित करती है, और इतना ऊष्मा उत्सर्जित करती है कि जो लोहा है वो गलित अवस्था में आ जाता है, और इस कारण से इसका लोहा या रेल की पटरियों को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है। इसको थर्मिट अभिक्रिया भी कहा जाता है, और ये अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से कर ले। अगला है इनके कारण बताने हैं। नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। क्यों? क्योंकि जो उत्पन्न नहीं होता है, ये भी हमने पढ़ा था केमिस्ट्री वाले वीडियो में बहुत अच्छे से। केमिस्ट्री ऑल इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो है, उसमें आप देखोगे तो हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जब अधिकांश धातुएं नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करती हैं तो
जो हाइड्रोजन गैस है इसलिए उत्पन्न नहीं होता क्योंकि नाइट्रिक अम्ल बहुत अच्छा ऑक्सीकारक है और हाइड्रोजन गैस को तुरंत ऑक्सीजन देके जल में परिवर्तित कर देती है। फिर है जिंक ऑक्साइड को उभयधर्मी ऑक्साइड माना जाता है। तो जिंक और एल्युमिनियम ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड होते हैं क्योंकि ये अम्ल की तरह भी बिहेव करते हैं और क्षार की तरह भी बिहेव करते हैं। उसके बाद है धातुएं विद्युत का संचालन करती है। क्यों करती है? क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, इस कारण से। चौथा है एल्युमिनियम एक क्रियाशील धातु है लेकिन फिर भी इसका उपयोग खाद्य पदार्थों की पैकिंग के लिए किया जाता है। तो क्यों किया जाता है? क्योंकि एल्युमिनियम इतना अधिक अभिक्रियाशील नहीं है, क्रियाशील है परंतु ये अभिक्रियाशील तो है परंतु ये ऑक्सीजन के साथ आम तौर पर अभिक्रिया नहीं करती और ऑक्सीजन से जो खाद्य पदार्थ है उसके संपर्क को बिल्कुल ही बचा लेती है, जिससे हमारा खाद्य पदार्थ खराब नहीं होते। इसी वजह से खाद्य पदार्थों की पैकिंग में इसका उपयोग किया जाता है। फिर है कैल्शियम में जल डालने पर तैरने लगता है, ये भी हमने पढ़ा था। कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो जल के साथ अभिक्रिया करने पर जो हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित करता है वो हाइड्रोजन गैस कैल्शियम और मैग्नीशियम की सतह पर चिपक जाता है, जिसके कारण वह तैरने लगता है। ये क्वेश्चन हमने उसमें डिस्कस किया है। केमिस्ट्री के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो है ऑल टॉपिक्स कंप्लीट वीडियो वाली, उसमें आप देख लेना, अच्छे से हमने कवर किया है। फिर ये 37वां क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ दिया हुआ है। फिर पूछा गया है उस सिरा का नाम बताना है जो फुफ्फुस से बाएं आलिंद में रुधिर लाती है। अब ये और रुधिर के मतलब रक्त के कोई दो घटक बताना है। उस सिरा का नाम बताना है जो फुफ्फुस से बाएं आलिंद में, देखो 4 आपके होते हैं, एक होता है आपका राइट और लेफ्ट, ये हो गया आपका तो एक ही सिरा होता है जो फुफ्फुस से बाएं आलिंद में रुधिर लाती है, वो है फुफ्फुस सिरा, पल्मोनरी आर्टरी जिसे हम कहते हैं। फिर है रुधिर के कोई 2 घटक बताने हैं, तो आपके प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल, आरबीसीज, इन सब के बारे में बता सकते हो। फिर उसके बाद क्वेश्चन है कि आलिंद की अपेक्षा निलय की पेशीय भित्ति मोटी क्यों होती है? तो ये इसलिए होती है क्योंकि उसे रक्त जो है वो पंप करना होता है, उसे आगे पहुंचाना होता है, जो कि शरीर के अलग अलग भाग तक पहुंचाना है। ये भी हमने बायोलॉजी वाले जो वीडियो है उसमें अच्छे से कवर किया, वो आप देखोगे तो सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर सिराओं में वॉल्व होते हैं, धमनियों में नहीं, ये भी हमने उसमें कवर किया। आप आसानी से देख सकते हो ये सब क्वेश्चन। अभी काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी, आप क्वेश्चन देख लो, अगर कोई टॉपिक नहीं आएगा तो हम इसको कवर कर लेंगे। ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि इस चैप्टर में हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए जो सैम्पल पेपर में दिए हैं तो उसको अच्छे से आपको समझाया गया है। जो फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम भी फिजिक्स के चैप्टर में, फिजिक्स की जो वीडियो है उसमें अच्छे से कवर किया गया, आप देख लो और आसानी से आप इसको कर सकते हो। तो इस तरीके से ये सारा चैप्टर जो है ये पूरा सैम्पल पेपर हमने इसमें कवर कर लिया है। अगर कोई भी डाउट है ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चंस खुद आप एक बार करके देखो, अगर कोई डाउट होगा तो हम आपको इसके आंसर्स ज़रूर बता देंगे। वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, इस वजह से हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो इस तरह से ये हमने पूरा पेपर जो शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार द्वारा था इसको सॉल्व कर लिया और इससे काफ़ी हद तक पेपर्स आपके MCQs और बाकी क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड में आ सकते हैं और वो बहुत ज़रूरी है। और मेरे हिसाब से आप जो 3 वीडियो हमने डाली है आपके लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री मतलब भौतिक के लिए, तो फिजिक्स में आपके जो चैप्टर 9 से लेके 12 तक, 9, 10, 11, 12, उसके बाद केमिस्ट्री में चैप्टर 1 से लेके 4 तक, और फिर बायोलॉजी में आपके चैप्टर 5 से लेके 8 तक, ये आपको पूरी तरह कवर किया गया है और चैप्टर 13 भी कवर किया गया है बायोलॉजी में ही। तो इस तरीके से अगर आप देखो तो ये 3 वीडियो हमने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, जिसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री तो अभी आपके लिए दिख रहा होगा, हो सकता है बायो आज शाम तक आपके पास अवेलेबल हो जाए। और ये तीनों वीडियो लगभग 1-1 घंटे की है, अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो आपके एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उस एक वीडियो को 2-3 बार देख लो, सभी वीडियो को, और आप आसानी से सभी क्वेश्चंस को कर पाओगे। और अगर आप कहोगे तो इस तरह के एक दो और वीडियोस हम जल्द ही इस तरह के सैम्पल पेपर्स लेके आएंगे। आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर देना, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कर सकते हो।
और ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी।